नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। आज हम लोकमंच में चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था के जो कुछ संकेत पिछले कुछ दिनों में आए, जिसको लेकर ये धारणा बनी कि अर्थव्यवस्था में कुछ मजबूती आ रही है, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। हालांकि एक रिपोर्ट और भी आई कि आरबीआई की तरफ से कि मंदी भी एक बड़ा संकट हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये एक अच्छे संकेत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मिले थे। आपको याद होगा कि मार्च में लॉकडाउन के बाद से पूरी दुनिया में तमाम देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई थी और उससे भारत भी अछूता नहीं रहा था। और दौरान सरकार की प्राथमिकता हेल्थ सेक्टर को लेकर थी, यानी कि जान है तो जहान है। लिहाजा सरकार ने अपने खजाने को खोला और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ज़रूरत के सामान हैं, उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश रही। अर्थव्यवस्था इस दौरान बुरी तरह प्रभावित हुई, प्रोडक्शन रुका, बहुत सी सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ा और उसका असर अंततोगत्वा अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा था। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की बात थी। उस दौरान ये भी कहा गया कि आने वाले समय में न जाने कितने समय तक इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के केसों में खासकर उसके रिसर्च उसकी जो जांच करने के मामले बढ़ते गए, यानी कि वो सुविधा बढ़ती गई, पीपी किट से लेकर तमाम हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ बेड्स बढ़ते गए। हालांकि इस दौरान जो अफेक्टेड लोग हैं, संक्रमित लोग हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही। दुनिया अभी भी इस बात से जूझ रही है कि वैक्सीन कब आएगी। धीमे धीमे देश में लॉकडाउन खुलने लगा और ये अर्थव्यवस्था एक तरह से कहें कि पटरी पर लौटने लगी। अभी हाल ही में गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2,65,00,000 रुपए के तीसरे आत्मनिर्भर पैकेज का अनाउंसमेंट किया और इस बात के संकेत दिए कि जो सरकार ने एक तरह के बूस्टर्स दिए हैं, इससे पहले 2 दिए थे, ये तीसरा है, उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है। इसके क्या मायने हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे 3 खास मेहमानों के साथ और जानेंगे कि ये असली संकेत हैं या फिर अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। क्योंकि एक क्वार्टर में जब नेगेटिव में रिपोर्ट आई थी, तब इसका पूरे देश में हंगामा हुआ था और सरकार को खासी आलोचना झेलनी पड़ी थी। लेकिन अभी के संकेत क्या मायने रखते हैं? स्टॉक मार्केट से अच्छी खबर है या कहें कि जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी मीडिया में अच्छी रिपोर्ट आई है, लेकिन क्या ये अच्छे संकेत हैं? करेंगे चर्चा इसी पर। आगे बढ़े उससे पहले वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का वो बयान क्या रहा, उन्होंने इस पैकेज का अनाउंसमेंट करते समय क्या कुछ कहा, उस पर एक नजर डालते हैं, फिर करेंगे चर्चा। The production linked incentive scheme which champions 10 sectors, and in those sectors incentive will be offered. But very quickly for you to recall, there was a PLI announced earlier during the early stages of lockdown, and in that 51,355 crores have been earmarked for 3 sectors. This is now 10 sectors, but earlier it was 3 sectors. 18,000 crores will be provided over and above the budget estimate which was mentioned in the 2020-21 budget under the PM Awas Yojana, particularly for the urban areas. And this extra budgetary resource being provided will help 12 lakh houses to be grounded. Those which have been getting constructed will get grounded, and 18 lakh houses will get completed as a result. So 8,000 crores will be provided even in this year. 8,000 crore, this is over and above the 8,000 crores which was mentioned in the BE, which is 8,000 crores. यहाँ ये वित्त मंत्री ने कुछ कहा। 3 खास मेहमान, उनका परिचय हमारे साथ स्टूडियो में श्री अरुण जैन हैं, जो कि चेयरमैन हैं पैसिफिक रिम बिजनेस चैम्बर और साथ ही वो को चेयरमैन हैं एसोचैम के। बहुत बहुत स्वागत था आपका अरुण जी हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। हमारे साथ अनुराग बत्रा भी मौजूद हैं, मीडिया के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम भी है, उद्यमी हैं। अनुराग बत्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अमन अग्रवाल, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री भी मौजूद हैं। अमन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अरुण जी आपसे करूंगा, इनिशियल संकेत को लेकर आप क्या कहेंगे? एक जनरल सा स्टेटमेंट, मतलब जनरल सा एक न्यूज़ आती है कि इकोनॉमी इज़ नाउ गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक। हम इसको ऐसे तौर पर देखें क्योंकि सरकार कह रही है कि हाँ ये कुछ अच्छे संकेत हैं, लिहाजा कुछ एक और बूस्ट की ज़रूरत है। इन टोटालिटी में तकरीबन 29 लाख करोड़ का एक पैकेज सरकार ने इन महीनों में अनाउंस किया है। देखिए, मैं बहुत सुन रहा हूं कि डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार ये कर रही है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूँगा। डिमांड हमारी जो है, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के अभी भी डिमांड वही है और ग्रोथ रेट डिमांड की वही चल रही है। डिमांड कहीं नहीं गई है, डिमांड वही है, डिमांड बढ़ नहीं रही है। कुछ
क्षेत्रों के अंदर, ये कहना ज़्यादा वाजिब होगा। हुआ क्या है पिछले 6 महीनों में, मैं लॉकडाउन से लेके अब तक की तकरीबन बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान हमारा जो एमएसएमई सेक्टर था और जो छोटा सेक्टर था, माइक्रो लेवल के ऊपर जो लोग व्यापार कर रहे थे या दुकानदार काम कर रहे थे, उन लोगों की सारा बिजनेस का कैश फ्लो, उनका बिजनेस सर्कल या उनका जो काम करने का एक प्रोसेस था वो डिस्टर्ब हो गया। पहले नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन से उनको इफेक्ट हुआ था। दूसरा जीएसटी का जो चेंज आया उसको ग्रैब करने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम लगा। अब तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ वो एक बड़ा लॉकडाउन था जो पूरी दुनिया में हुआ। ठीक है। तो हुआ क्या कि जो छोटे लोग थे, जो मध्यम और छोटे लोग व्यापार करने वाले थे, जो 80% है हमारे देश के अंदर करीब करीब, क्योंकि 20% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तकरीबन 80% इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। उन लोगों का सारा बिजनेस साइकिल टूट गया, उनका लेन देन का साइकिल टूट गया, उनका प्रोडक्शन साइकिल टूट गया, उनकी सप्लाई चेन टूट गई, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों तरीके से इंपैक्ट हुआ। तो हुआ क्या कि उनके व्यापार खराब हो गए। यही हालत हमारे दुकानदारों की हुई, क्योंकि मॉडर्न रिटेल जो हम बोलते हैं $500 बिलियन की मार्केट, उसने उनकी मार्केट कैप्चर कर ली इस दौरान और बड़े भयंकर तरीके से कैप्चर की। उनका भी बिजनेस साइकिल टूट गया और डिमांड जो थी वो मॉडर्न रिटेल में चली गई। तो ये सब चीजें मिला के अब आप कहेंगे कि स्टॉक मार्केट चल रही है, जीएसटी ऊपर आ रहा है, तो व्यापार क्यों नहीं ठंडा है? उस पर मैं आपका रिएक्शन थोड़ा डिटेल में लूंगा। अनुराग बत्रा से एक और रिएक्शन। अनुराग, आपका इस बारे में जो इनिशियल रिएक्शन है वो क्या है? चूंकि ये एक जो इंडिकेशंस आए, मतलब सरकार की तरफ से भी कहा गया, अभी आज स्टॉक मार्केट को लेकर भी अच्छी खबर की बात कही जा रही है। आप इस खबर को कैसे तौर पर देखते हैं? पहली बात तो स्टॉक मार्केट और मैं उसको बोलता हूँ दलाल स्ट्रीट और रियल स्ट्रीट में बहुत फर्क होता है। और हमें स्टॉक मार्केट पे हो रहा है उसको इकोनॉमी का रियल इंडी, बिकॉज स्टॉक मार्केट फ्यूचर के बारे में कर रही है, इट इज डिस्काउंटिंग द फ्यूचर। तो स्टॉक मार्केट की एक्सुबरेंस इज वेलकम, बट उससे जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी ठीक हो। लेकिन मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, पिछले 45 दिन में जीएसटी कलेक्शन हैज बीन रिकॉर्ड। मोस्ट प्रोडक्ट कैटेगरीज में डिमांड हैज बीन मोर देन लास्ट 2 years। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा। एक छोटी सी कैटेगरी है माइक्रोवेव, वो 200 करोड़ की टोटल कैटेगरी है, 250 करोड़। इस साल ऑलरेडी 10 नवंबर तक उसमें 800 करोड़ की सेल हो चुकी है, एक माइक्रोवेव जैसी कैटेगरी, चौगुना। ऐसे ही मैं आपको ऑटोमोबाइल, मुझे पता है ऑटो प्लेयर्स जान के डाउन प्ले कर रहे हैं अपनी सेल्स, क्योंकि सरकार से कंसेशन चाहते हैं, बट मारुति ने अप्रैल में 0 सेल्स मंथ देखा, बट मारुति ने सितंबर में 21% की सेल्स की बढ़ोतरी देखी सितंबर 2019। अक्टूबर नवंबर हर कार मैन्युफैक्चरर, हर 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर के लिए रिकॉर्ड सेल्स रहा है, और वो सेल्स टियर 2 टियर 3 सिटीज से आ रही है, भारत से आ रही है। तो पहली बात तो ये रियल नंबर्स हैं। अब 2 प्रश्न ये है कि जो सरकार कह रही है वो क्या, इज दैट गुड इनफ? और दूसरा प्रश्न है, क्या ये नवंबर के बाद ये जो डिमांड है ये रहेगी, इज इट रोबस्ट इनफ टू कैरी बियॉन्ड दिस फेस्टिव सीजन? बिकॉज अभी इसके बाद शादी का सीजन है, चाहे 50 लोग ही अलाउड है, लेकिन शादियों में गहने भी खरीदे जा सकते जाते हैं, गाड़ी भी गिफ्ट की जाती है, सो ऑन, कपड़े भी खरीदे जाते हैं। तो पहली बात तो सरकार कह रही है, मैं उसकी सराहना करना चाहूंगा, और मैं 3 रीजन से सराहना करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि आप मूडीज की रेटिंग देखिए, मार्जिनली बेटर हुई है। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजल्ट देखिए, दे आर एट ए रिकॉर्ड हाई, और हमने देखा है पास में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजल्ट वर नॉट गुड। और तीसरी बात यह है कि सरकार रिफॉर्म मोड में रह रही है। सरकार 2 काम कर रही है, एक तो जो चीजें जैसे सर्कल रेट में 20% आप सर्कल रेट से कम पे उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री होगी। जो 2 करोड़ का दिल्ली में अच्छा घर आ जाता है और बॉम्बे में एक छोटा घर आता है, उसमें बहुत इंक्रीज होएगा, और उससे इंक्रीज होने से पूरी इकोनॉमी विल गेट ऑयल। और लास्ट बात ये मैं कहना चाहूंगा कि होप इज नॉट अ प्लान, बट सरकार कर रही है इमीडिएट शॉर्ट टर्म को फिक्स करने के लिए, और सरकार कर रही है इमीडिएट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म को फिक्स करने के लिए। मैं 2 बातें कह के एंड करना चाहूंगा। पहली बात तो जो पॉलिटिकल मैंडेट सरकार को बिहार इलेक्शन में मिला है
और बाई पोल्स में मिला है, उससे सरकार को एक कॉन्फिडेंस आया है। इकोनॉमी पे सरकार की आलोचना हुई है पिछले 6-8 महीने में, तो सरकार उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। मेरे हिसाब से सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरा, जहां सेक्टोरल आप बात करते हैं, वहां पे मैं के शेप रिकवरी की बात करूंगा। अरुण जैन जी ने बोला, देखिए कई सेक्टर्स हैं जिनमें ऑटोमेटिकली सेल्स आर गोइंग अप, क्योंकि वो सेक्टर्स ऐसे हैं, वो नॉन कॉन्टैक्ट सेक्टर्स हैं। और उसको अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखें तो 2/3 हमारा जीडीपी सर्विसेज सेक्टर में है, और जितने भी कॉन्टैक्ट सेक्टर्स हैं वो सब सर्विसेज सेक्टर में मूलतः है। तो वहां पे कुछ नुकसान हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार ने परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव दिए हैं। एग्रीकल्चर में पिछले 8 महीने में सरकार ने जो काम किया है उससे हमें बहुत फायदा होगा। तो मेरा कहने का शॉर्ट जिस्ट ये है कि सरकार सब कुछ कर रही है, बट हमें रिलेटिवली देखना पड़ेगा। हम विश्व के मुकाबले हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे कोरोना खत्म होगा, मैं आशा कर रहा हूं कि अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कोरोना की दर गिरे, और जैसे ही वैक्सीन की अनाउंसमेंट होगी सेंटिमेंट चेंज होगा। लोग पिछले 8 महीने से पैसे जमा करके रख रहे हैं कि अगर ये ज्यादा देर रह गया तो और कहीं हमारी जॉब चली तो वो कहीं जब सेंटिमेंट चेंज होगा तो आप देखेंगे कई सेक्टर्स में डिमांड भी बढ़ेगी। ओके। अमन अग्रवाल जी, आपका क्या मानना है जिन जिन चीज़ों पर बात अभी हमारे दोनों मेहमानों ने करी है, इसको कैसे तौर पर लिया जाना चाहिए, मतलब इन संकेतों को, सरकार के इस ऑप्टिमिज्म को? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो सरकार के आंकड़े भी देखने को मिले, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी आंकड़े आ रहे हैं, और हिंदुस्तान को अगर हम एक पूरे विश्व के अंदर, पूरे विलेज के अंदर अगर हम देखते हैं एज एन इकोनॉमी, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है इस डिफिकल्ट टाइम के अंदर भी। जो मुसीबत आई हुई है, कोरोना की मुसीबत आई हुई है, उसमें भी सरकार भी और हिंदुस्तान भी बड़ा अच्छा कोप अप कर रहा है। जो दूसरी चीज हमें देखने को मिल रही है कि जो सरकार है वो शॉर्ट टर्म मेजर्स की जगह लॉन्ग टर्म मेजर्स अडॉप्ट कर रही है किसी भी चीज को सुधारने के अंदर, ठीक करने के अंदर, चाहे वो जॉब्स की बात हो, चाहे वो सिस्टम्स की बात हो, चाहे वो रेगुलेशंस की बात हो, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट्स की बात हो, सबको एक स्ट्रीमलाइन वो करने की कोशिश कर रही है। और वो ये एक रैंडम तरीके से नहीं कर रही है, वो एक बैलेंस तरीके से कर रही है। जो तीसरी चीज हमें देखने को मिल रही है, पहली बार काफी समय के बाद आरबीआई और जो सरकार के बीच में तालमेल चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। जो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क में बैलेंसिंग की जाती है, जिसे हम कहते हैं, जो सेंट्रल बैंक, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और इसी तरीके से जो वित्त मंत्रालय करता है, उसके बीच में जो बैलेंसिंग है, एक जो तालमेल है, बड़ा अच्छा चल रहा है। बहुत समय के बाद देखने को मिल रहा है, करीबन ऑलमोस्ट 15 साल के बाद देखने को मिल रहा है। नहीं तो अनबन बहुत ज्यादा रहती थी, और स्पेशली जब इस टाइप के टाइम आते हैं, जब डिफिकल्टीज आती हैं या स्लो डाउन होते हैं या रिसेशन आते हैं, इस समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे मियां बीवी के झगड़े होते हैं, ऐसे ही सेंट्रल बैंक और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके बीच में झगड़े देखने को मिले हैं हमें पहले भी, हिंदुस्तान में भी, बाहर भी। तो ये चीज एक तीसरी चीज जो देखने को अच्छी मिल रही है। चौथी चीज जो अच्छी देखने को मिल रही है कि जो आम जनता है और एक मिडिल क्लास है, जो सबसे ज्यादा त्राही होती है जब भी इस टाइप की इंपैक्ट आते हैं, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट होता है या कोई भी कोरोना टाइप की इंपैक्ट होता है या वॉर होता है या कोई रिसेशन आता है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो मिडिल क्लास है और जो बीपीएल फैमिली, जो सबसे लोअर मिडिल क्लास है, उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, गरीब आदमी को इंपैक्ट होता है। वो जो है वो इस सरकार के साथ है। वो कह रहा है मैं जानता हूं कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, मेरे हित में काम कर रही है, और वो जो कॉन्फिडेंस है, कितनी भी कठिनाइयां आए, वो कॉन्फिडेंस को वो साथ लेके चलने को तैयार है, जो बहुत जरूरी है किसी भी सरकार के लिए कोई निश्चय लेने के लिए। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि जो कोविड के रिजल्ट्स भी कल निर्मला सीतारमन जी ने बताए, उसमें हमें देखने को मिला जो इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। सरकार के एफर्ट्स हो रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के एफर्ट्स हो रहे हैं, हेल्थ की जो जितनी फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके भी एफर्ट्स हो रहे हैं, पर उसके बाद भी बाकी देशों में भी हो रहे हैं, पर इतनी जो है सफलता नहीं मिल पा रही। हिंदुस्तान में स्पेशली सफलता इसलिए मिल पा रही है क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है लोगों का इस सरकार में और सरकार के कार्य में, वो अच्छा है। अब ये जो चीज उन्होंने रिबेट दी है, जो बैलेंसिंग की है, अनुराग ने इंडस्ट्रीज के बारे में बताया, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इम्पैक्ट हमें देखने को 2 से 3 महीने में लगेगा, क्योंकि एकदम से नहीं आता है। जो सरकार को देखना जरूरी है और जो सरकार देख भी रही है, वो फिस्कल जो स्पेंडिंग है, फिस्कल डेफिसिट जिसे कहते हैं, वो ऑल्दो अभी भी वो 3.5% के आसपास की बात कर रही है, पर वो करीबन 5, 5.5, 6% के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है जो उन्होंने स्पेंडिंग की है। जो इंपॉर्टेंट चीज देखने की बात यह है सरकार के लिए आज के समय में, कि जितने भी वो घोषणाएं कर रही है वो धरे पे उतर सके।
वो लोगों तक पहुंच सकें, और उसके अंदर जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। हमने देखा कि पुलिस ने कितना हेल्प किया, हमने देखा कि मेडिकल फ्रेटर्निटी ने कितना हेल्प किया इस सरकार को पिछले कुछ महीनों में, हमने देखा कि इंडस्ट्री ने भी अपने आप को डिजिटलाइज करके और तरीके से, लोगों ने भी हेल्प किया, कृषि ने कितना हेल्प किया कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्बर्समेंट हो रहे थे उनके अंदर भी बहुत हेल्प आया, ट्रांसपोर्टर्स का हेल्प आया, जब ये कठिनाइयां थी, पेट्रोल के दाम भी बढ़े, फिर भी वो जो है लगाम लगा के अपना काम करते रहे। तो सब लोगों का सपोर्ट तो आ रहा है, बट जब इंस्टीट्यूशनल मशीनरी आती है, जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है, अगर कोई प्लान लागू किया जाए, अब जैसे नाबार्ड के अंदर अभी फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी दी गई है, अब पिछले साल अगर हम देखें, नाबार्ड हर साल को एक अमाउंट देती है, जो अलग अलग फर्टिलाइजर दिया जाता है, किसानों को दिया जाता है, पर उसमें से 90-95% जो होता है करीबन यूटिलाइज ही नहीं होता है, वो उन तक, लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, तो उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? वो जो रिजल्ट निकालने के लिए अब सरकार को देखना है, और निर्मला सीतारमण जी ने बजट के बाद भी ये कहा, और पिछले साल नवंबर-दिसंबर में भी ये बात करी है, अरुण जेटली जी ने भी एक दो बार जिक्र किया कि मैकेनिज्म जो है, स्मूथनिंग जो होनी चाहिए, जो ट्रांसमिशन होना चाहिए, उसके ऊपर सरकार को जोर देना होगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर भी जोर देना होगा, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, एक चीज जिसको हम दरकिनार कर रहे हैं, जो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, पिछले 8 महीनों में कोई सोशल अनरेस्ट नहीं हुआ। तो सरकार ने खाना, फूड, जो बेसिक नेसेसिटी है, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड में या मिडिल वैली ऑफ द कंट्री उसमें पहुंचाया। दूसरा, सरकार के 2 ऑब्जेक्टिव रहे, और कल वित्त मंत्री ने इनका उल्लेख भी किया। एक तो की सिक्योरिटी, की लोगों को खाना मिलता रहे, दूसरी बात की लिक्विडिटी, चाहे वो लघु उद्योग हो, और सरकार ने कोशिश की। अब बैंक अभी भी कंजर्वेटिव है, आप देख सकते हैं उन्होंने आरबीआई के साथ कितना पैसा जोड़ा। अगर बैंक्स थोड़ा सरकार की मंशा से चलने लगे, सरकार की डायरेक्शन से, और थोड़ा ज्यादा अपना दिल खोलें और ज्यादा लोन्स दें, तो अरुण जी जो एसएमई की बात कर रहे थे, वहां पे इजाफा होगा। पर वो तो आपने एक बात अच्छी कही ना कि दरअसल सरकार ने जो एक सोशल अनरेस्ट नहीं हुआ, तो उसका एंडोर्समेंट तो चुनावों में एक तरह का रहा है, मतलब बिहार चुनाव की बात हो या फिर जो ये बाई इलेक्शंस बाकी स्टेट्स में हुआ। कल वित्त मंत्री ने कैसे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनका एक डेटाबेस बनाने की बात की, उनको जो राशन कार्ड है, ये इतने लोगों ने ऑलरेडी 1.25 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो जो सरकार ने चीजें की, चाहे आप बजट देखिए जो 1 फरवरी को आया था, या अभी जो 8 महीने हुए, सरकार ने सिर्फ उद्यमियों के लिए काम नहीं किया और उद्यमियों के लिए भी काम करना जरूरी है पॉलिसी लेवल पे, सो दैट जॉब्स कैन बी क्रिएटेड। बट सरकार ने एक सोशल इम्पैक्ट से काम किया, जो सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे को लगता है कि मैं कहूंगा कि पहली बार सरकार इकोनॉमी पे बहुत तवज्जो दे रही है, और इकोनॉमी पे तवज्जो देना जरूरी है। और अगर यही तवज्जो रहा और जो चीजें अनाउंस की गई हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन फास्ट हुआ, बिकॉज रिफॉर्म्स अच्छी बात है, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सरकार कर रही है, उसका मैं आई वेलकम इट, बट अभी कुछ क्विक फिक्सेस भी चाहिए, वो इमीडिएट। तो सरकार इज इन द प्ले, वी शुड एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, पहले मैं जरा अरुण जी से पूछ लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। अनुराग, आपने एक बात शुरुआत में कही थी कि अगर ये सारे इंडिकेशंस कुछ अगर पॉजिटिव हैं, मान लीजिए एक आपको एंडोर्समेंट मिल रहा है, आपने एक बड़ी बात की जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा है, चलिए स्टॉक मार्केट को अगर बैरोमीटर ना भी माने तो कई और जो है, लेकिन व्यापारी वर्ग में अभी उतना कंटेंट नहीं है। व्यापारी वर्ग जो कि सबसे ज़्यादा इस दौरान एक तरह से फ्रंटलाइन वो रहा, मतलब उनकी शिकायत तो कुछ की ये भी है कि हमको तो आपने कोरोना वॉरियर भी नहीं माना, हमने एसेंशियल कमोडिटीज़ को भी पहुंचाने में मदद करी, लेकिन एक जनरल फीलिंग वहाँ से ये थी खासकर कि वो दे आर नॉट वेरी हैप्पी। क्या अभी सरकार का फोकस उधर नहीं है, या उसको आप कैसे देखते हो? राग, इस पर हमने एक रिसर्च करवाई थी, करीब 29 रिसर्च एनालिस्टों की रिसर्च का मैं निचोड़ बता रहा हूँ आपको। उनका निचोड़ ये था कि डिमांड कम नहीं हुई है, डिमांड एज इट इज़ है, कुछ क्षेत्रों में जरूर कम हुई है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड अदरवाइज। वो जो डिमांड थी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से शिफ्ट होके ऑर्गेनाइज सेक्टर में चली गई। जैसे मसलन आपके सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बोला कि 50% स्टाफ से आपको फैक्ट्रियां या अपने प्रोसेस चलाने पड़ेंगे, ऑफिस चलाने पड़ेंगे। उस दौरान जो बड़ी कंपनियां थी वो सस्टेन कर गई, क्योंकि उनके पास 1000-10,000 आदमी थे, तो वो 5000 या 500 आदमियों से या 50 आदमियों की दुकान जो नहीं चल सकती थी वो चला सकते थे। जिसके आदमी ही 50 या 100 थे, और आप उससे कहो कि आप 50 आदमियों से या 25 आदमियों से चलाओ, वो नहीं चला पाए, उनका सिस्टम ब्रेक कर गया। वो डिमांड शिफ्ट हो गई अनऑर्गेनाइज सेक्टर या
छोटे MSME सेक्टर से लार्ज स्केल के अंदर। तो लार्ज स्केल के अंदर क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर तक पहले था, वहां से GST जो उनकी सेल होती थी वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, क्योंकि बहुत से MSME सेक्टर्स के अंदर रिकॉर्डेड सेल नहीं होती है। अनऑर्गेनाइज का मतलब ही यही होता है। तो वो जो कलेक्शंस थी वो आपको ऊपर के लेवल पे दिखाई दी। दूसरा, आपके जो हैबिट्स थी लोगों की, जैसे अभी बत्रा जी ने बताया कि आपका माइक्रोवेव की सेल बढ़ गई। इस तरीके से लोगों के लॉकडाउन के दौरान रहने के दौरान उन्होंने खाया पिया बहुत, तो छोटे पैकेट्स, बड़े पैकेट और मॉडर्न रिटेल से आना, ये सब चीजें हुई। तो आप देखिएगा कि जो पैकेजिंग कंपनीज हैं, आपके जिंदल पॉलीप्लेक्स से ले लीजिए, यूफ्लेक्स ले लीजिए, एसएल पैकेजिंग, आप 10 कंपनीज जो टॉप की हैं उनका ले लीजिए। उनकी सेल्स अगर आप देखें और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें, एक तो ऑयल के दाम कम होने की वजह से, उनके इनपुट की वजह से, और दूसरा सेल्स जैकअप होने की वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी 600% तक बढ़ गई है इस दौरान। तो GST तो बढ़ेगा ही आपका। और जहां तक उन स्टॉक मार्केट का सवाल है, स्टॉक मार्केट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट्स ऑफ द कंट्री, top companies as such. So definitely we cannot ignore that. We can avoid that, but we cannot ignore that as such. That's one of the parameter for the current situation and the future of the country as such, economy of the country as such. Okay. तो ये सबसे बड़ा एक चेंज आया है। ये सबसे बड़ा एक हमें पीछे पेंडेमिक के दौरान, जो आप अगर 1920 का पेंडेमिक देखें उससे बहुत डिफरेंट है। हमने उससे भी कंपैरिजन किया। उस दौरान क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी जबरदस्त, उस दौरान हमारा जो मूवमेंट था वो फिजिकल मूवमेंट था। और उसके बाद जो गोल्ड के अंदर, जो यूरोप और अमेरिका के अंदर जो क्लैश हुआ था, उसका इंपैक्ट देखने को मिला, जो शायद हमारे को ये पेंडेमिक खत्म होने के बाद नहीं देखने को मिलेगा अब की बार। लेकिन अब की बार जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अब की बार ये टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगा हमें। वो टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरीके से होगा वो बहुत लंबा विषय है। लेकिन अगर आप ये देखें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, तो गवर्नमेंट का दो मैं बिंदुओं के ऊपर आना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने 2 बिंदुओं के ऊपर मेजर काम किया है, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्योंकि हमारा जो बेस है वो 16% से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। और आप ये जानिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग बेस होता है किसी भी कंट्री के लिए, जो अमेरिका में ट्रम्प साहब भी बोलते थे, बुश साहब भी बोलते थे, ओबामा साहब भी बोलते थे, हमारी कंट्री का जो पिरामिड है वर्क फोर्स का, वो बहुत ही शार्प नहीं है, वो बहुत फ्लैट है। तो जो अपर लेवल ऑफ स्किल्ड लेबर्स है वो बहुत टॉप पे है, और जो बेस है अनस्किल्ड लेबर का वो बहुत बड़ा है, बड़ा स्कैटर भी है, बहुत स्कैटर्ड है। तो वो जो बेस है उसको एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपका अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड तीनों एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अनस्किल्ड उसके अंदर करीबन 70 से 75% तक एब्जॉर्ब होते हैं, जो ठेले वाले हैं, माल लोड करते हैं, फ्लोर शॉप पे होते हैं, मशीनें चलाते हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग इज द की। सर्विस सेक्टर के अंदर आपका सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड या स्किल्ड वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के अंदर अभी अगर आप फिजिकल पैरामीटर्स को देखें तो जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का वो साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। एग्रीकल्चर के अंदर आप भी गांव से जुड़े हैं, मैं भी गांव से जुड़ा हूं, तो गांव के अंदर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी इनकम रिड्यूस होती चली जा रही है। दूसरा, फैमिलीज बड़ी हो गई, जमीनें कम हो गई हैं और जमीनों से उत्पादन भी कम हो गया है, उतना नहीं रहा पहले। लेकिन अब जो नई ब्रीड आ रही है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और जो दाम अच्छे मिल रहे हैं, सरकार का अब अगला फोकस एरिया, ये इंडिकेशन आया है जो निर्मला सीतारमण जी ने कल दिया है एग्रीकल्चर के ऊपर, जब उन्होंने फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात की। बजट के अंदर अगर आप देखें तो हमारा करीब 80,000 करोड़ का प्रावधान था फर्टिलाइजर सब्सिडी का, जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे। हमने उस टाइम पे भी यहाँ पे भी बैठ के मैंने बोला था कि ये कम से कम 1.25 लाख करोड़ होना चाहिए था, क्योंकि करंट ईयर की ग्रोथ रेट देखते हुए और फर्टिलाइजर का यूज देखते हुए हमारे को ये लग रहा था कि ये छोटा अमाउंट है, ये कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल होगा। और वही हुआ। कल उन्होंने इस चीज को भांपा और इस चीज को भांप के उन्होंने एडिशनल सब्सिडी का ऐलान किया, क्योंकि फर्टिलाइजर कंपनीज जितनी भी हैं, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1,28,000 से 1,30,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी। और ये अगर उन्होंने टारगेट करके और इसको फुलफिल कर दिया है तो नेक्स्ट टारगेट ऑफ द कंट्री ग्रोथ इंजन विल बी मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टर दैट एग्रीकल्चर। ओके,
अनुराग बत्रा के पास में आऊंगा, उन्होंने एक बड़ी तीन इम्पोर्टेंट बात। बातों पे टिप्पणी करना चाहूंगा अरुण जैटली की। पहली पहली बात तो ये कि अनुराग, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जो आप कहना चाहते हैं वो भी, और एक बात आपने कहा था कि ये जो खासकर मैरिज सीजन होगा, मतलब पोस्ट नवंबर, वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि ये जो एक्सुबरेंस है वो बरकरार रहता है कि नहीं रहता। इस पर भी मैं आपकी बातचीत, आपका राय लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। मजबूत होती अर्थव्यवस्था के संकेतों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार अभी सरकार ने जो कुछ कदम उठाए, सरकार ने पेंडेमिक के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान जो कुछ भी पैकेजेस दिए हैं, स्टिमुलस पैकेजेस जो दिए हैं, आत्मनिर्भर पैकेज जिसको नाम दिया गया है, वो तीसरे पैकेज की घोषणा अभी हाल ही में की है। उसके संकेत क्या हैं और अभी आने वाले समय में चुनौती क्या है? ब्रेक में जाने से पहले अनुराग, आप कुछ कहना चाह रहे थे और उसमें मेरा जोड़ के सवाल ये था कि जब आपने कहा कि नवंबर ऑनवर्ड्स में मेरे लिए इंटरेस्टिंग हुआ कि वो एक्सुबरेंस बरकरार रहता है नहीं रहता, तो उसको लेकर क्या आपके डर हैं, क्या आपकी कंसर्न्स हैं? पहली बात तो उस पर आता हूं कि नवंबर के बाद क्या चीजें ग्रो करेंगी या ग्रो कर सकती हैं। बट मैं अरुण जी की तीन बातों पे टिप्पणी करना चाहूंगा। पहली बात, इन्होंने बोला कि जो ट्रेडर्स है या लास्ट माइल है, आपका जो नेबरहुड स्टोर है, पॉजिटिव ये है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। उनको होम डिलीवरीज करनी पड़ी तो ई कॉमर्स को अडॉप्ट किया, जिससे ओवरऑल फ्यूचर में उनका काम बढ़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली लास्ट माइल तो वही है। तो उसको हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप नेगेटिव देखें, बट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव देखना चाहूंगा। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से वित्त मंत्री को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे हम बैंकों की, एसएमई की बात कर रहे थे अरुण जी की, उनको अभी भी लोन नहीं मिल रहे हैं, उनको अभी भी उतना बैंक्स आर वेरी कंजर्वेटिव। तो एक जीएसटी लिंक क्रेडिट कर दे। अब जीएसटी से ज्यादा बड़ा आंकड़ा तो है नहीं कि कितना रेवेन्यू आया और कितना एक्चुअली कलेक्शन हो गया, राइट? तो जीएसटी लिंक क्रेडिट होना चाहिए, बिकॉज जीएसटी से बड़ा सरकार के पास डेटा है, सरकार वो डेटा बैंक को दे सकती है, तो जीएसटी लिंक क्रेडिट होना चाहिए। तीसरा हम आते हैं कि जॉब्स पे। देखिए, कल वित्त मंत्री और श्री अनुराग ठाकुर जी ने और निर्मला जी ने दोनों ने बात की कि कैसे ईपीएफ की कॉन्ट्रीब्यूशंस में बेनिफिट मिलेगा अगर हम और लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तो सरकार कोशिश कर रही है और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है, पिछली बार जैसे कोल सेक्टर में किया, माइनिंग और कोल में किया, क्योंकि कोल इज अ वेरी बिग इनपुट टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। प्लस ऑफ कोर्स सरकार को रेवेन्यूज चाहिए, तो कोल से रेवेन्यूज भी आएंगे। तो ये जो सरकार दो चीजें कर रही है, एक तो शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन जिनसे इमीडिएट फर्क पड़े, और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म जिससे स्ट्रक्चरली हमारी इकोनॉमी बेहतर हो और हम लेवरेज कर पाए और जिससे हम आगे बढ़ पाए। अब आते हैं वेडिंग सीजन की। देखिए, वेडिंग सीजन पहले से तो बेहतर ही होगा। पिछले 8 महीने में तो कम शादियां हुई 50 लोगों के साथ हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोगों ने पिछले 8 महीने में पैसे बचाए हैं, तो वो घरों पे खर्च हो गए। और मैं कहना चाहता हूँ, मिलीनियल्स जो पहली बार अपने घर में इतना समय बिताया है, उनके माँ बाप, भाई बहन उनको इम्प्रेस करेंगे कि आप एक घर खरीदिए, क्योंकि दे वर लिविंग इन द शेयरिंग इकोनॉमी, बट पहली बार उन्होंने समय इतना अपने घर में लगाया है। दूसरी बात, मेरा अनुमान है मैरिज इकोनॉमी, द वेडिंग इकोनॉमी 60-70% पिछले साल के बराबर होगी, बिकॉज आभूषण ज्यादा खरीदे जाएंगे, कपड़े खरीदे जाएंगे, कार खरीदे जाएगा, घर खरीदा जाएगा। हाँ, जो F&B पे जो खर्चा होता है वो कम हो जाएगा, बिकॉज 50 लोग हैं। तो और इससे लोकल डेस्टिनेशंस को फायदा होगा, या लोकल होटल्स, क्योंकि पहले जो वेडिंग्स थी वो बाहर कोई इस्तांबुल में कर रहा था, डेस्टिनेशन वेडिंग जो बोलते हैं, उससे डोमेस्टिक लोकेशंस को फायदा होगा। लेकिन मेरा मानना है कि 60-70% आएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, के शेप रिकवरी। कुछ इंडस्ट्रीज में बिल्कुल स्टीप रिकवरी हो रहा है, और कुछ इंडस्ट्रीज अभी भी डी ग्रो कर रही है। जैसे बिजनेस ट्रैवल, मैंने पिछले 8.5 महीने में सिर्फ एक बार ट्रैवल किया है। वो जॉब इंटरव्यू जो करना है उसको मैं वीडियो
टेक्नोलॉजी के थ्रू करता हूँ। अब होटल्स पे फर्क पड़ रहा है, एंटरटेनमेंट पे फर्क पड़ रहा है, एयरलाइंस पे फर्क पड़ रहा है। और एयरलाइंस फुली बुक्ड इसलिए क्योंकि फ्लाइट्स कम हो गई है, उतनी फ्लाइट्स नहीं है, कोई उतना नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इस पर कुछ रिएक्शन अरुण जी देना चाह रहे थे। जी अरुण जी। अनुराग जी, आपने बात की कि एमएसएमईज को लोन नहीं मिल रहा है, उससे मैं थोड़ा सा आपसे हटके बात करूंगा। आपकी बात कुछ हद तक ठीक है कि एमएसएमई को लोन कम मिल रहा है, लेकिन वो क्यों कम मिल रहा है अगर आप उसकी तह में जाएं, बैंक्स की बैलेंस शीट ऑलरेडी बहुत अच्छी हालत में नहीं है, क्योंकि पिछले 6 महीने से हम लोगों ने बैंक की बैलेंस शीट्स को कवर कर रखा है अंडर द शील्ड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सर्कुलर्स हैं और उसकी जो शील्ड है उसके अंदर हैं। तो असलियत हमें अभी तक सामने नहीं आ रही है, और बैंक के जो अंदर लोग बैठे हैं उन्हें मालूम है कि वो अपने पैरामीटर्स डाइल्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ हद तक जो सरकार ने पैरामीटर्स दिए हैं उस हद तक तो वो डाइल्यूट कर सकते हैं। और आप इसी का अंदाजा लगाइए कि आत्मनिर्भर 2 के अंदर जो हमारे को 2.5 लाख करोड़ का ECL लिमिट मिली थी, इमरजेंसी क्रेडिट लिमिट जो मिली थी, उसके अंदर अभी तक 1.5 लाख करोड़ इस्तेमाल हुआ है अगर आप देखें तो। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि बैंकों ने अभी तक अपने जो रेगुलेशंस हैं वो थोड़े से नाप के रख रखे हैं, और जो समय के साथ साथ जरूरी भी हैं। और जहां तक MSME सेक्टर का सवाल है, हाँ, MSME सेक्टर को इस समय सरकार की, बैंकों के सपोर्ट की जरूरत है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर भी देखना है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा पिलर होता है इकोनॉमी को चलाने के लिए। हम उसको कमजोर नहीं कर सकते, और यही वजह है कि रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन दोनों का जो तालमेल है वो इतना परफेक्ट चल रहा है कि इस दौरान जितने भी काम हुए हैं उसके अंदर दोनों ने मिलके और पैरामीटर्स जो सेट करके बैंकों को दिए हैं उनसे कहीं हालात खराब नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे भी नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, परफेक्ट होते चले जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि जो रिजर्व बैंक ने कल जो बोला है अपनी रिपोर्ट के अंदर, टेक्निकली आपके 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव आती है तो आप रिसेशन में चले जाते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से। तो जो अप्रैल से जून तक का और जुलाई से सितंबर तक का क्वार्टर गया है हमारा, तो टेक्निकली तो हम लोगों की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हुई है, तो हम लोग रिसेशन में हैं इस टाइम पे। लेकिन अगर आप देखेंगे ग्रोथ किस तरीके से हमारी बढ़ी है, जो -10% हम उम्मीद कर रहे थे और -9% के करीब, 8.9% के करीब जो आई है, और आगे वाले समय में जो मूडीज ने भी वाउच किया है कि हाँ, हमारी ग्रोथ रेट और देशों के मुकाबले बहुत अच्छी है, वो इसी वजह से है क्योंकि मिंट स्ट्रीट और रायसीना हिल दोनों इस टाइम पे हाथ मिला के काम कर रहे हैं। ओके। अमन जी, मतलब चूंकि अगर ये माइनर इंप्रूवमेंट है, मूडीज की रेटिंग की बात हो, या मान लीजिए जो सेक्टर हैं, जो ड्राइविंग सेक्टर्स है, मतलब कई सेक्टर्स की बात अनुराग बत्रा ने की या फिर अमन जी ने की, ऑटो को लेकर खासी बात हो रही थी। मतलब जब लॉकडाउन का इनिशियल फेज था तो कहा गया था कि वो ये सेक्टर बहुत हिट करेगा, लेकिन अभी ये ठीक ठाक खबर आई। हालांकि एक कॉन्फ्लिक्टिंग खबर ये थी कि हीरो होंडा की तरफ से कुछ कहा गया, बजाज की तरफ से कुछ कहा गया, अभी मारुति का अच्छे फिगर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी अच्छी बातें कही जा रही हैं, एग्रीकल्चर की बात हमने करी है। तो आपके हिसाब से वो पर्टिकुलर सेक्टर्स कौन कौन होंगे जो कि कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे इस रिवाइवल में? नहीं, बिल्कुल, मैं इस पे आऊंगा, पर एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। पहली बात, जब रिसेशन की बात होती है इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, 3 क्वार्टर्स की हम बात करते हैं, 2 क्वार्टर्स की बात नहीं करते हैं। 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स इमीडिएटली होने चाहिए जिसमें नेगेटिव ग्रोथ हो, और वो तब देखा जाता है जब कंपैरेटिवली वर्ल्ड ओवर पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ चल रही होती है। ये तब नहीं देखा जाता कि सब जगह, सारी जगह वर्ल्ड में नेगेटिव ग्रोथ चल रही है, तब ये डेफिनेशन लागू नहीं होती है। पहली चीज, तो हम लोग कभी रिसेशन की तरफ कहीं नहीं जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ वापस आ रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो कैपिटल मार्केट की बात, अमन जी, मैं पूरी बात करने दे अपनी चीज। अमन जी, मैं इस पे आप थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इन कॉमन मैन पाल रहे हैं, मतलब जैसे कि ये आपने कहा ठीक है, इसीलिए उस दौरान तो जब -23% आया था तो हंगामा हो गया था सोशल मीडिया पर, तो इतना ज्यादा चला था कि हम रिसेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। और हमारे को जो लो हो गया था उससे हम अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि मूडीज ने जो इस साल की भी रेट, जो ग्रोथ फिगर्स हैं, वो -8.6 है, उनको -8.1, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है उसके अंदर। और आगे 2 साल के आगे जो
दिखा रहे हैं उसमें भी काफी बढ़ोतरी 8.6% ग्रोथ की बात अब मूडीज कर रही है, जो 2022 के अंदर है। आपने जो ऑटोमोबाइल की बात करी, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो अब हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, पहली बात तो हमने इंडियन फाइनेंस में पिछले 8 महीने में काफी रिसर्च करी कि ऐसे जब पेंडेमिक्स होते हैं या वॉर होते हैं उस सिनेरियोस में क्या होता है, और देखने को मिला कि जब भी ये पेंडेमिक सिनेरियोस कम फॉल होने लगते हैं, इनका पीक खत्म होने लगता है, उसके 3 से 4 महीने के बाद जो है इमीडिएटली रिबाउंडिंग फैक्टर आता है। चाहे हम सुनामी का टाइम देख लें, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम देख लें, चाहे 1920s का देख लें, किसी भी पेंडेमिक का पीरियड हम देख लें, 3 से 6 महीने के अंतराल पे हमें एकदम से ग्रोथ रिबाउंडिंग फैक्ट देखते हैं, बिकॉज एक ह्यूमन नेचर है कि हमें खर्चा करना है, काम करना है, सोशल बीइंग्स हैं हम लोग। तीसरी चीज जो हमें ऑटोमोबाइल में आपने जो बात करी, जो एक रिसेंटली अभी एक वर्डिक्ट जो कोर्ट का आया है कि जो 10 साल 15 साल की जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कार्स के ऊपर, वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी नहीं है। ये है कि रीवेरिफाई किया जाए, उनको रीचेक किया जाए, पर कहीं पे भी उनको बैन नहीं किया जाता था कोई भी गाड़ी या को भी। हिंदुस्तान में गाड़ी खरीदने का मतलब है जैसे घर खरीद रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम मांगते हैं। एक इंसान अपना खरीदता है तो सोचता है जब मैं बूढ़ा होऊंगा, यंग मिलेनियल्स को छोड़ दीजिए, बाकी लोग सोचते हैं कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब इसको खत्म होगी गाड़ी। उस इन्वेस्टमेंट को आप कह रहे हैं कि उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 10 या 12 साल या 15 साल है, तो उसके वजह से काफी हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में फॉल आया। फिर आपने कह दिया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड पे उसमें जाना है, जो बैटरी बेस्ड मोड है, इलेक्ट्रॉनिक मोड है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मोड को चलाने के लिए माध्यम ही नहीं है, उसको चार्ज करने के लिए माध्यम नहीं है। तो ये एक जो है दुविधा सी बन गई थी ऑटोमोबाइल सेक्टर की क्या करे। अब जब वो क्योंकि ऑर्डर आ गया है और 10 साल और 15 साल की जो एक कठिन एनजीटी की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन आ रखी थी वो खत्म हो गई है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूस्ट देख रहे हैं। दूसरा जो अनुराग जी ने कहा, नवंबर, मेरे विचार में अगले 8-9 महीने तक हमें रिबाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक जो अभी अटकलें आ रही हैं वो है फियर फैक्टर। एक जो आदमी का फियर फैक्टर हो गया है कि मैं घर से बाहर निकलूं मेरे को कोविड ना हो जाए, मैं मॉल जाऊं तो मुझे कोविड ना हो जाए, मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो कोविड ना हो जाए, मैं किसी से मिलने जाऊं या रिलेटिव के पास जाऊं वहां कोविड ना हो जाए। एक ये जो फियर फैक्टर लोगों के मन में बैठ गया है वो खत्म होने में थोड़ा समय लगेगा, पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पे मैं अनफॉर्चुनेट एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे टेररिस्टिक बॉम्ब गिरता है जिस मार्केट में, अगले दिन वहां पे व्यापार दोबारा शुरू हो जाता है। जबकि जब इतना बड़ा चीज होती है, ये पता होता है कि दुविधा है, उसके बाद भी काम चलता है, यहाँ पे काम नहीं रुकने वाला है। और यही हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में छोटे छोटे मॉम्स एंड पॉप शॉप जिसे कहते हैं वर्ल्ड यूरोप के अंदर, छोटे छोटे दुकानदारों ने दिखाया कि हम आपको इस सिचुएशन में भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड हो या कोई हो, और इसके अंदर सरकार ने जो पिछले 6 सालों में काम किया, जीएसटी लागू करने का, जनधन अकाउंट क्रिएट करने का, डिजिटल इंडियन फ्रेमवर्क करने का, डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो डिजिटल फ्रेमवर्क लागू किया गया, जो क्रेडिट कार्ड्स भी पिछले 40 सालों में नहीं कर पाए, वो डिमोनेटाइजेशन ने एक ऐसे वर्ग को जो लोअर क्लास है, बीपीएल फैमिलीज है, मिडिल क्लास है, उनको कंप्लीटली डिजिटल बना दिया। वो हर एक चीज अब डिजिटल से करना चाहता है। एक आदमी जो बाहर परचून की दुकान चलाता है, एक जो सड़क पे कोई सामान बेचता है, वो भी डिजिटल मीडियम से पेमेंट लेता है, पेमेंट देता है, और उसकी सुरक्षा बढ़ गई है। ये जो एक माध्यम मिला, उसकी वजह से जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिली इन पिछले 6 महीनों 8 महीनों में, वो इसलिए है कि जो इस सरकार ने पिछले 7-8 महीनों में काम किया उसकी वजह से। अब बैंकों की हालत थोड़ी नाजुक जरूर रही है, पर सरकार ने उसके ऊपर भी कंट्रोल कर रखा है। एनपीएस पे अगर कंट्रोल नहीं होता जो सरकार ने किया पिछले 4 सालों में, तो हम देखते हैं कि आज बैंकों की हालत, काफी सारे वर्ल्ड के जो देश हैं उनके बैंकों की हालत होती जहां पे उनको पता नहीं है कि कल वो सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे। आज ऐसा कोई भी बैंक हिंदुस्तान में नहीं है कि उसको हम डर गए कि सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे। उल्टा लोग निवेश कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट्स बना रहे हैं, बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं और उसको रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा अनुराग जी, जो स्टॉक मार्केट की बात की गई, पूरे हिंदुस्तान में जैसे अनुराग जी ने भी कहा, करीबन 7 से 8% का निवेश टोटल हिंदुस्तानी का एक स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। तो जैसे मेरी खुशी है, उसको देख के आपको लग सकता है कि मेरी तबियत ठीक हो सकता है स्टॉक मार्केट से देखने को मिले हमें ये, पर उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो हिंदुस्तान जहां पे एक आम आदमी गोल्ड के अंदर और चीजों के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगा के रखता है, और चीजों में पैसा लगा के अपने बच्चों में पैसा निवेश करता है, उसके अंदर वहां पे वो सोचेंगे स्टॉक मार्केट। अमेरिका जैसा देश, यूरोप जैसा देश, यहाँ पे 70 से 80% एक इंसान का जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट में लगा होता है। वहां के और हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट के अंदर इसलिए फर्क आ जाता है। पर ये चीज जो अच्छी देखने को मिली, काफी सारे लोगों ने जो स्टॉक मार्केट में नहीं भी थे वो स्टॉक मार्केट पे गए बिकॉज उनके पास एक्स्ट्रा समय आ गया। यहाँ से ट्रैवल करना होता था, बिजनेस मीटिंग जैसे लोकसभा टीवी पे मेरे को आना पड़ता था, तो 3 घंटे 4 घंटे लग जाते थे ग्रेटर नोएडा से आने में मेरे को। अब जब वो पैसा टाइम बचेगा तो मेरे पास और काम करने के लिए समय है, मेरे पास स्टॉक मार्केट पे भी इन्वेस्ट करने के लिए समय है, वो हमें देखने को मिला। और काफी सारे जो नॉन यूजर्स थे, नए यूजर्स थे, वो इस बार स्टॉक मार्केट पे आए हैं और वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके,
एक अब आखिरी में सेगमेंट में मैं ये आपके से मतलब अनुराग बत्रा में आपके पास आपकी राय कि ये ठीक है, ये इंडिकेशंस हैं, अच्छे हैं इंडिकेशन हैं, चलिए मान लिया, लेकिन एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने रही और कोविड ने उसको थोड़ा सा और कंपाउंड किया, वो था जॉब क्रिएशन। आने वाले समय में ठीक है अभी लोग अपनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन एक फियर है लोगों में कि कब तक सस्टेन करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप कितनों को मिल पाएगी, सरकार की कोशिश होती है। इस फ्रंट पर क्या कुछ चैलेंजेस हैं सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए, सजेशन के तौर पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं सॉल्यूशन देना चाहूंगा और कल अगेन फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर स्टेट फॉर फाइनेंस दोनों ने फोकस किया कि कैसे जॉब क्रिएशन की जाए, बोथ फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में। तो सरकार को पता है कि अगर डिमांड भी बढ़ानी है, आप कोई भी इकोनॉमी ले लीजिए, एडवांस्ड इकोनॉमीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमी, डिमांड तभी बढ़ती है जब नौकरियां बढ़ती हैं और लोगों के हाथ में इनकम होती है। वो किसी भी इकोनॉमी में ले लीजिए, उसको कोई भी इकोनॉमिस्ट आपको बता देगा या कोई भी जिसको थोड़ी सी भी बिजनेस और इकोनॉमी की समझ है कि डिमांड विल ओनली ग्रो व्हेन द जॉब्स ग्रो। और हमने देखा है कि 30 मिलियन जॉब्स इंपैक्ट हुई हैं पिछले एक साल में, और उसमें कोरोना बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो सरकार का तवज्जो है कि एक तो सरकार पब्लिक स्पेंडिंग कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कर रही है, जिसका ट्रिकल डाउन, अगर नई सड़कें बनेंगी तो उसकी इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएशन होगी, कुछ फॉर्मल सेक्टर में होगी। अगर सरकार निवेश बाहर से, प्रधानमंत्री ने 5 नवंबर को वर्ल्ड के सॉवरन फंड से बात की भारत में निवेश करने के लिए, तो जैसे जैसे निवेश आएगा जॉब्स बढ़ेंगी। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि कुछ सेक्टर्स में जॉब की कटौती हुई है, जैसे हॉस्पिटैलिटी में, जैसे एयरलाइंस में, जैसे रेस्टोरेंट्स में, बट ई कॉमर्स में जॉब की बढ़ोतरी हुई है। तो कई ऐसी जॉब्स बढ़ेंगी अगले 8 से 10 महीने में, जो नई जॉब्स क्रिएट होंगी और दे विल ऑफसेट द जॉब्स दैट हैव बीन लॉस्ट। जहां तक उद्यमियों का प्रॉस्पर करने का एक सवाल है, पहली बात तो पिछले 8 महीने में कुछ रूल चेंज हुए उद्यमियों के। एक पहला कि पहले हम वैल्यूएशन की बात करते थे, ई कॉमर्स में हम ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू की बात करते थे, बट पहली बार एक कोई छोटा उद्यमी है या बड़ा उद्यमी है, वो मारवाड़ी की तरह सोच रहा है कि आज पैसे कितने बने, प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं। पहली बार कॉस्ट हैव टू बी लेस देन योर रेवेन्यू। ये एक माइंडसेट का चेंज आया कि हमें पहले फंडामेंटल्स ठीक करनी है। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में हम बात करते हैं लैंड की, लेबर की और कैपिटल की। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो विश्व में सबसे हाई है, चाहे आप डेट ले लीजिए चाहे इक्विटी ले लीजिए। तो कैपिटल को इंडिया में लाना सरकार का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने सॉवरन फंड से 5 तारीख शाम को बात की कि हिंदुस्तान में लगाओ, और हिंदुस्तान अभी भी सबसे रोबस्ट इकोनॉमी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार सब कुछ करिए। और एक चीज मैं फिलोसॉफिकल लेवल पे कहना चाहूंगा, जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो एक जो हम में वो उत्साह लाते हैं वो कल नहीं होने वाला, परसों नहीं होने वाला, चाहे 1 साल 2 साल 5 साल, बट वो हमें कह रहे हैं कि वी कैन डू इट। और जो हमने चाइनीज एप्स को बैन किया, उससे हमारे इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बनी है। और आप फेसबुक देखिए, गूगल देखिए, ये $1 ट्रिलियन कंपनी और $1 बिलियन कंपनी प्रोडक्ट इनोवेशन के कारण क्रिएट हुई। तो उसके चलते इंडिया में प्रोडक्ट इनोवेशन होगी। और मैं ये कहना चाहूंगा, पिछले 25 साल में जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने इंडिया से बड़ी प्रोडक्ट कंपनी नहीं देखी है। बट हो सकता है अगले 5 साल में आप देखें, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे एजुकेशन में हो, आप प्रोडक्ट कंपनीज देखेंगे। उसका कुछ तो आप प्रधानमंत्री को हमारा स्वाभिमान और हमारी एम्बिशन को बढ़ाने का जो प्रोत्साहन किया और पॉलिसी में चेंज किया है, उसका इम्पैक्ट होगा, चाहे वो 6 महीने बाद हो चाहे 1 साल बाद। और इंडिया को सबसे बड़ा फायदा जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट से होगा। एप्पल इज मूविंग इट पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन टू इंडिया। अगले 12 महीने 18 महीने में हर विश्व की बड़ी कंपनी नहीं चाहेगी कि किसी भी एक देश में, चाहे वो भारत की सारी सप्लाई चेन एक देश में हो, दे वुड लाइक टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन। सो हिंदुस्तान, कहना चाहता हूं कि 2021 में हम 2018 के नंबर्स पे आ जाएंगे और 2022 में हम हो सकता है 9-10% जीडीपी ग्रोथ पे आ जाएंगे। कि मैं आपके लोकसभा टीवी के माध्यम से प्रेडिक्शन करना चाहूंगा। और हमें वी हैव टू, इंडियन एंटरप्रेन्योर बहुत रेजिलिएंट है, हम छोटे साधनों के साथ काम कर सकते हैं, हम ज्यादा मेहनत करते हैं, बट पहली बात हम बड़ा सोच रहे हैं। हम सिर्फ अपने देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम देश से बाहर सोच रहे हैं।
मतलब मैं तो यही कहूँगा अनुराग बत्रा कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं उद्यमी नहीं हूँ, लेकिन आपके मुंह में घी शक्कर जो आप कह रहे हैं आप कुछ कहना चाहेंगे जॉब क्रिएशन को लेकर जो बात है, जो एक बड़ा चैलेंज है इस सरकार के सामने, आपके सजेशन क्या हो सकते हैं? देखिए, सरकार ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है। आप देख रहे हैं कि सरकार ने जो मुद्रा लोन चालू किए थे, मुद्रा लोन के अंदर 8 करोड़ मुद्रा लोन डिसबर्स हो चुके हैं। और उसके अंदर भी अगर आप झांक के देखेंगे तो वुमेन्स लोन जो हैं वो यंगस्टर्स को जो दिए गए हैं उनकी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो मेल परसेंटेज से कहीं ज़्यादा है। एक दूसरा, आप अगर देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के दूसरे माध्यम जो हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी हम लोगों को मनरेगा के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है। और अभी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत एक स्पेशल जो प्रावधान किया है उसके अंदर भी एडिशनल फंड्स दिए गए हैं 8,000 करोड़ के। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वहाँ पे अगर आप देखें तो बैंक जो हैं ओपनली आज की डेट में लोन्स दे रहे हैं। वहाँ पे लोन्स जो दे रहे हैं वो हमारे सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं दे रहे हैं या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं दे रहे हैं। आप अगर बैंक के लोन्स की डिटेल्स एनालाइज करें तो उसके अंदर वहाँ पे जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको जो लोन मिल रहे हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर और बहुत क्वांटिटी में, हालांकि अमाउंट छोटे हैं और छोटे अमाउंट ज़्यादातर एनपीए नहीं होते हैं, वो जनरली नीरव मोदी या विजय माल्या नहीं होते हैं। तो उनकी ऊपर एक भरोसा जो दिखाया है सरकार ने, उससे रोजगार बहुत बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, हमारा रियल एस्टेट। देखिए, आप अगर देखें इस देश की अर्थव्यवस्था को तो 3 सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चरिंग में है, आपका रियल एस्टेट, और तीसरा अगर मैं कहूं तो शुगर मिल्स। ये 3 सेक्टर हैं जो मतलब आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एक दूसरे को, नीचे के 2 सेक्टर्स को, लेकिन ये जो 3 सेक्टर हैं ये एक बहुत बड़ी तादाद को रोजगार देते हैं अलग अलग स्टेजेस के अंदर अपने। पहली सेक्टर के अंदर आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर सरकार ने बहुत कुछ किया। अंदर खाने जो उद्योगों के अंदर बात आती थी कि भाई सरकार असली चीज़ तो देख नहीं रही है, सरकार ये देख रही है कि मकान बिक जाएं। आज की डेट में 9.32 मिलियन मकान जो हैं उनकी लाख मकान की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। और आप अगर उसके अंदर झांक के देखें, जो आज ही हम लोगों ने देखा है, क्रडई की रिपोर्ट जो रिलीज हुई है, उसके अंदर 20% मकान ऐसे हैं जो 2 करोड़ से नीचे और अर्बन एरिया से बाहर हैं, जिनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा हमारे इस पर्टिकुलर प्रावधान का जो कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 10% की बजाय अगर 20% भी सर्कल रेट से नीचे होता है तो आप उसको टैक्स के दायरे में नहीं लाएंगे। क्योंकि अभी प्रावधान है कि अगर सर्कल रेट से नीचे जो कंस्ट्रक्टेड या लैंड का प्राइस है उससे नीचे अगर रेट के ऊपर आप बेचते हो तो उसके अंदर जितना भी डिफरेंस होता है वो आपकी इनकम के अंदर जुड़ जाता है। ये माना जाता है आपने कैश दिया है। तो उसकी वजह से, क्योंकि डिमांड है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर आदमी जानता है, तो उसके अंदर जो गैप फिलअप करने की चेष्टा की गई है उससे 2 फायदे हो गए हैं। उससे 2 फायदे महत्वपूर्ण ये हुए हैं कि इन्वेंट्री कम होगी। ना सिर्फ इन्वेंट्री कम होगी, उस लेवल के जो मकान हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, जैसे आपके ग्रेटर नोएडा में, या मैं उधर जाता हूँ नवी मुंबई में, या आप बेंगलोर के बाहर जाएं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं उस दौरान जो 47 लाख से 45 लाख से लेके और 2 करोड़ की रेंज के बीच में होते हैं। तो उन मकानों की जो रिकंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट है अधूरे पड़े हुए मकानों की, वो चालू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है अगर आप मेरे से पूछें तो। इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा और रिड्यूस करके 30% भी कर दें तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी का तो नुकसान होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वो एग्रीमेंट रेट के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। लेकिन इसके अंदर जो आइडल मनी भी पड़ा हुआ है, अगर हम मान के चलेंगे हाँ थोड़ा बहुत कैश होगा भी डेवलपर को दिया जाएगा, वो जो ब्लैक मनी है वो सर्कुलेशन में आ जाएगी जो आज जंक खा रही है, क्योंकि आज उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और साथ के साथ वो एम्प्लॉयमेंट भी देगी, लेकिन बात उसकी नहीं है, वो एक बहुत छोटा सा परसेंटेज होगा। आपने पूछा कि एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगी। रियल एस्टेट, टेक्सटाइल के ऊपर अगर आप देखें तो इंसेंटिव लिंक योजना जो दी है अभी 1,46,000, उसमें टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तीसरा सेगमेंट जो मैंने आपको बोला,
उसके अंदर आपको काफ़ी तादाद के अंदर शुगर मिल्स के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर आप देखें कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपना जो MSP है उसको बढ़ाने की चेष्टा की है। आज जो गन्ना पर एकड़ 50 रुपए टन लिया जाता था आज से 20 साल पहले, आज हम 300 से 400 रुपए के बीच में अलग अलग स्टेट्स में उसका रेट देख रहे हैं। चौथा एक और सेगमेंट है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के अंदर आप आज की डेट में देखें, एक गाड़ी के अंदर कम से कम अगर छोटे से बड़े पुर्जे अगर आप देखें तो 2000 से 8500 पुर्जे लगते हैं अलग अलग गाड़ियों में, अलग अलग उसके अंदर। वो जो एक सेक्टर है जो हमारे जो सप्लाई करता है, जो सप्लाई करता है, OEMs बोल लीजिए या रिप्लेसमेंट मार्केट का बोल लीजिए, वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और आपको उसी का असर देखेंगे कि अभी जो इसके अंदर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के दौरान जो दिया गया है उसके अंदर इसका खास ख्याल किया गया है और ऑटोमोबाइल को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए। ये सेक्टर्स हो सकते हैं जहां से जॉब आएगा। फाइनल कमेंट अमन अग्रवाल आपका, आपके हिसाब से जो जॉब्स को लेकर एक कंसर्न रहती है, एक तो फियर साइकोसिस की बात में बात किया था, ये साइकोसिस बहुत है कि जॉब रहेगा नहीं रहेगा, या जिनका चला गया है उनको रिटेन कैसे होगा? देखिए जी, पहली बात तो एक हिंदुस्तानी जो है बड़ा सक्षम है, उसको कभी भी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक लेबरर हो और चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर हो, आज तक कभी भी मैंने ये नहीं सुना हिंदुस्तान के लोग जाते हैं छोटे छोटे शहरों में, विश्व में, वो अपना वहां पे झंडा गाड़ के आते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। क्योंकि चाहे लेबरर हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबरर हो, आप उसको उसके शहर शक्ल पे कभी डर नहीं देख सकते हैं। तो एक ये डर की जो भावना है कि जॉब चला जाएगा तो क्या होगा, मेरे विचार में निकाल देनी चाहिए। बिकॉज चाहे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, वो एक क्षमता हम लोगों में है कि आगे हम कर सकें। दूसरी चीज जो बड़ी अच्छी देखने को मिली कल हमें, वो EPFO के थ्रू जो सरकार ने 12% प्लस 12% के करीब जो EPFO को कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को देनी होती है, 1000 से कम लोगों की जो यूनिट्स होती हैं उसके अंदर, एंटरप्राइजेस होती हैं, कंपनियां होती हैं जिसमें 1000 लोग से कम है, उसके अंदर देखने को मिली। उसके सरकार ने कहा कि हम देंगे 1000 से ज्यादा में एम्प्लॉयर का देंगे, एम्प्लॉय का देंगे, और 1000 से कम में दोनों का देंगे जिनकी 15,000 रुपए से कम तनख्वाह है। ये देखने को हमें इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज एक तो सिर्फ जो पुराने EPFO होल्डर हैं वो नहीं, जो नए लेबरर्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं, कहीं गए हैं, वो भी अब फॉर्मल सेक्टर में आएंगे जो अनफॉर्मल सेक्टर में थे। तो एक ये जो मूवमेंट है जॉब्स का, लेबर का, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो और जो अनअकाउंटेड थे अब अकाउंटेबिलिटी में ला रहे हैं, वो एक हमें देखने को मिलेगा, एक फॉर्मलाइजेशन जो देखने को मिलेगा। दूसरा हमें देखने को मिला कि हमने एक स्टडी की थी 2017 के अंदर पब्लिश हुई थी नेशनल लेबर एक्सचेंजेस के ऊपर, जो हम कह रहे थे जहां पे कि लेबर एक्सचेंजेस होने चाहिए जो स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करे, जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है दोनों एक दूसरे का ट्रेडिंग हो सके। उसके ऊपर नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर दोनों काम कर रहे थे हमारी स्टडी के ऊपर, और वो स्टडी जो है 2017 में ही कर रहे थे। और हमारे को पता चला कि रोजगार जो एक तो जो यूपी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्कीम जो लगाई है नहीं कि रोजगार के लिए हम एक्सचेंज जो बनाए, इकट्ठा करें, डेटा करें, उसके अंदर भी वही चीज लगाई है। दूसरा जो अरविंद केजरीवाल ने रोजगार एक्सचेंज की बात करी, वो भी वही स्कीम के बेसिस पे बनाया जा रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार लाने की कोशिश जो की जा रही है वो देखने को मिल रहा है। तो तीसरी चीज जो हमें अच्छी देखने को मिली कल कि 560 बिलियन $US हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है आज की तारीख में, और वो बढ़ता जा रहा है, जबकि वर्ल्ड के अंदर घटावट हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, लोग एक्सचेंज बढ़ रहा है, उसके बाद भी हमारा रेट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में लोग दुनिया भर से निवेश करने के लिए तैयार हैं। और निवेश किस काम के लिए करेंगे, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर के लिए काम करें या मैन्युफैक्चरिंग के लिए करें या एग्रीकल्चर के लिए करें। और वो जो निवेश आ रहा है एकदम से तो इम्पैक्ट नहीं देगा, पर वो निवेश हमें देखने को मिल रहा है कि करीबन 4.5 से $5 बिलियन के प्रति निवेश आ रहा है। करीबन $1.5 बिलियन जो है कंपनियां जो हिंदुस्तान में कमा रही है वो वापस ही इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, मेरे को यहाँ पर समय कम, लेकिन अनुराग कुछ कहना चाहे एक लाइन में? मैं एक लास्ट बात कहना चाहूंगा। देखिए, इस देश में कहीं एग्रीकल्चर पिछले 3 दशकों में एग्रीकल्चर हमारी प्रायोरिटी नहीं रहा, और उससे किसानों का नुकसान हुआ। और जो MSP थी वो एक क्विक फिक्स थी, उसमें हमने कभी किसान की मदद नहीं की मार्केटिंग में, यू नो। तो अब एग्रीकल्चर पे फोकस है। अगले 5 से 7 साल
अगर हिंदुस्तानी इकोनॉमी ग्रो करेगी वो एग्रीकल्चर से ग्रो करेगी। तो एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर के तौर पर सामने आएगा। अनुराग मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपसे क्योंकि समय नहीं है मेरे पास, लेकिन ये अच्छे संकेत हैं जो कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। कुछ चिंताएं जरूर हैं, लेकिन तकरीबन कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने बहुत कुछ और डिसाइड करेंगे। बहुत धन्यवाद अरुण जी स्टूडियो में आने के लिए। अमन अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका हमको समय देने के लिए, और अनुराग बत्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकमंच में आज इतना ही, हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।